हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज कवर करेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेशन कोशिश करिएगा लास्ट तक जरूर देखें और बीच में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर भी जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, यहाँ पे जो भी प्रश्न उत्तर होंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है कि भू आकृति विज्ञान, जिसको हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं, तो इसके जन्मदाता के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके जन्मदाता किसे माना जाता है। तो अगर हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि भू आकृति विज्ञान का, तो इसके जन्मदाता किसे माना जाता है, तो इसका जन्मदाता माना जाता है पेसेल्स को, ठीक है। किनको माना जाता है? पेसेल्स को, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेसेल्स, ठीक है। पेसेल्स को भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसको मार्क कर दे रहे हैं। अगला दिया गया प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ जिसका नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? तो भौगोलिक ग्रंथ है जिसका नाम है किताब उल हिंद। तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि इसके लेखक कौन है। तो अगर इसके लेखक की हम बात करें तो अल-बरूनी, ठीक है। अल-बरूनी जो है वो इसके लेखक है। किसके? तो प्रसिद्ध भौगोलिक किताब, कौन सा किताब है? तो किताब का नाम है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद जो कि एक भौगोलिक ग्रंथ है, जो क्या है? एक भौगोलिक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है? तो अल-बरूनी। कौन हो जाएंगे इसके लेखक? अल-बरूनी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया थर्ड नंबर कि वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण है, ठीक है। कौन सा उपकरण का प्रयोग करके हम लोग जो हमारा एयर है, ठीक है, एयर में अपेक्षित जो आर्द्रता है, आर्द्रता को हम लोग इंग्लिश में ह्यूमिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए किस उपकरण का, इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? तो इसका अगर सही आंसर देखें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइग्रोग्राफ, ठीक है। हाइग्रोग्राफ का ग्राफी का यूज करके, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एयर है यानी कि वायु में अपेक्षित आर्द्रता का मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्टर स्केल, ठीक है, एक स्केल के बारे में दिया गया है कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है, ठीक है। तो जो रिक्टर स्केल है इसका प्रयोग पूछा जा रहा है कि किसके मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो रिक्टर स्केल की अगर हम बात करें तो जो रिक्टर स्केल होता है इसका प्रयोग होता है भूकंप के झटके को मापने के लिए। जो भूकंप आता है तो उसके जो झटके आते हैं ना उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, इसको आप याद रखेंगे कि अर्थक्वेक के झटके को मेजर करने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि भूकंप के ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। जो भूकंप के एक ही समय पर, यानी कि जो भूकंप आता है तो एक ही समय पर आने वाले जिस स्थान पे आता है तो उसको जो रेखा मिलाती है उस रेखा को क्या बोला जाता है? उस रेखा का नाम पूछा जा रहा है। तो उसका नाम है होमोसिमिल, ठीक है, होमोसिमिल, ठीक है, होमोसिस्मल उसका नाम है। जो एक रेखा है जो क्या करती है कि भूकंप एक ही स्थान पे आता है तो अलग अलग, एक ही समय पे अलग अलग स्थान पे आता है तो उसको जो रेखा मिलाती है उसका नाम है होमोसिमिल्स, ठीक है। छठा क्वेश्चन दिया गया कि समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा के बारे में कहा जा रहा है, कौन सा रेखा की जो समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थान है तो उसको जो रेखा मिलाती है उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस रेखा की अगर हम बात करें तो उस रेखा को क्या कहा जाता है? तो उस रेखा को कहा जाता है आइसोगोनल, ठीक है, आइसोगोनल बोला जाता है। कौन सा रेखा? आइसोगोनल उसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, आइसोगोनल हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन दिया गया है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होता है, ठीक है। तो सूर्य, जो हमारा सूर्य है यानी कि सन हो गया, और जो अर्थ है उसके मध्य यानी कि उसके बीच में सबसे कम दूरी कब होता है, उस दिनांक के बारे में पूछा जा रहा है कि कब होता है। तो सही, इसका अगर आंसर की बात करें तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको फिगर के थ्रू समझा रहे हैं, जैसे हमारा सोलर सिस्टम है तो ये हमारा सन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सन हो गया। तो आपको पता है कि जो हमारा पृथ्वी है इसके चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगाता है। तो मान लीजिए कि इसका यहाँ से दूरी ज़्यादा हो गया, ठीक है, और यहाँ से इसका दूरी कम हो गया। तो जो सूर्य इस स्थिति में यहाँ पे जो होता है न्यूनतम दूरी पर, तो वही स्थिति पूछा जा रहा है कि कब होता है। तो वो हो जाएगा 3 जनवरी को। किस जनवरी को? 3 जनवरी को, ठीक है। 3 जनवरी को ये क्या होता है? इस सिचुएशन में पृथ्वी और सूर्य होते हैं, ठीक है। यानी कि सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है कब? तो 3 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा कौन सा
दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह तो होता है जुपिटर, जिसको हम लोग बृहस्पति के नाम से जानते हैं, लेकिन दूसरा ग्रह, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, जो यानी कि सेकंड नंबर पे आता है कौन है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा सैटर्न यानी कि शनि, ठीक है। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसका सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट कौन सा हो जाएगा, सैटर्न यानी कि शनि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, ठीक है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है वो पूछा जा रहा है। तो सूर्य से स्थित सबसे दूर ग्रह की बात करें तो वो वरुण हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है। जो वरुण ग्रह है वो सूर्य से सबसे अधिक दूर है, ठीक है, सबसे दूरी पर स्थित है वरुण ग्रह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ठीक है। तो जो सौरमंडल है उसके जन्मदाता के बारे में पूछा जा रहा है कि किसे कहा जाता है। तो अगर सौरमंडल के जन्मदाता की अगर हम बात करें, ठीक है, जो सौरमंडल का जन्मदाता है तो किसे कहा जाता है, तो सूर्य को इसके जन्मदाता के बारे कहा जाता है, ठीक है, किसको, सूरज को, ठीक है, सन को क्या कहा जाता है, सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, ठीक है। तो उस ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी के ग्रह बहन के भी नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी के जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है शुक्र ग्रह, ठीक है। शुक्र ग्रह को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। सबसे चमकीला ग्रह भी क्या है, तो शुक्र है, ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र हो जाएगा। उसके बाद से शाम का तारा भी इसको बोला जाता है, शाम का तारा, और क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोला जाता है। तो इतने सारे नामों से एक शुक्र ग्रह है जिससे हम लोग जानते हैं, ठीक है, शुक्र ग्रह को इतने सारे नामों से हम लोग जानते हैं। अगला दिया गया कि शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो यहाँ पे एक धूमकेतु का बात हो रहा है जिसका नाम क्या है, शुमेकर लेवी 9, ठीक है, शुमेकर लेवी 9 जो एक धूमकेतु था जो एक ग्रह से टकराया था, ठीक है। तो उस ग्रह का नाम पूछा जा रहा है कि ये जो शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु है वो कौन से ग्रह से टकराया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहस्पति। तो चलिए बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। बृहस्पति को हम लोग इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। कौन सा ग्रह, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर बोलते हैं, जो कि ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, ठीक है, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, जो हमारा सोलर सिस्टम है यानी कि सौरमंडल है, तो उसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के केंद्र है यानी कि जो सेंटर ऑफ अर्थ है वहाँ पे पाया जाने वाला कौन सा चुंबकीय पदार्थ है वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल। कौन सा हो जाएगा, जो निकेल है वो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा, जो प्रेषण एंटीना होता है, ठीक है, प्रेषण एंटीना द्वारा, तो जो उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं, ठीक है। तो जो उसके द्वारा निकलता है जो प्रतिबिंब वो कहाँ से उत्सर्जित होता है, तो ये पूछा जा रहा है। यानी कि जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है ना उसमें पूछा जा रहा है कि जो आयन निकलते हैं, ठीक है, तो जो आयन वो कहाँ से मतलब वो प्रतिबिंबित होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल से, ठीक है। आयनोस्फीयर के बारे में आप पढ़े होंगे इंग्लिश में, आयनोस्फीयर, ठीक है, आयन स्फीयर, तो वहाँ से क्या होता है कि आयन का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। आयन जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये टावर हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए कि इस तरह से टावर होता है, ये टावर हो गया इस तरह से, तो टावर पे यहाँ से कम्युनिकेशन होता है तो ये आता है, ठीक है। और यहाँ पे आयनोस्फीयर होता है, क्या होता है, आयनोस्फीयर, तो यहाँ से वो टकरा के फिर वापस आता है, ठीक है। इसी को हम लोग यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक रिसीवर होगा, ये क्या हो गया, ट्रांसमीटर हो जाएगा, ट्रांसमिट करेगा, और यहाँ पे होगा एक रिसीवर, ठीक है, यहाँ पे एक रिसीवर लगा होगा जो उस जो वो प्रतिबिंबित होगा वहाँ से टकरा कर वापस आएगा, उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो उसको रिसिप्टर बोलते हैं। अगला दिया गया है कि 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी। तो जो 1 डिग्री देशांतर है उसकी सर्वाधिक दूरी की अगर हम बात करें तो वो कर्क रेखा पर होगा, ठीक है। कहाँ पे होगा, कर्क रेखा पर सर्वाधिक दूरी होगा, ठीक है, कहाँ पे, तो कर्क रेखा पर। तो जो भी चीज़ें बताई गई होंगी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।